हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में, जो कि वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। अगर आप देखना चाहें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से, वहाँ पे सारी बेसिक जानकारी वहाँ पे मैंने दी थी। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया था, उसकी खास विशेषताएं क्या थी। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में सबसे पहले इन्होंने डीएनए की खोज की थी। इन्होंने इसे न्यूक्लियन नाम दिया था। उस टाइम पे डीएनए को न्यूक्लियन नाम दिया था। फिर उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी चीज़ का अगर खोज हो जाता है तो उस पर बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी उस पर छानबीन करते हैं, खोज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके कार्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक एल्बर्ट कोसल नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, डीएनए के बारे में स्टडी की और इसको न्यूक्लिक एसिड की तरह पाया। जो न्यूक्लियन था, न्यूक्लिक एसिड की तरह पाया, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नाम क्या रखा उन्होंने? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में पाए जाने वाले बेसिस के बारे में उन्होंने पता लगाया था। डीएनए में बेसिस पाए जाते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये 4 बेसिस पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। तो इन बेसिस के बारे में भी उन्होंने पता लगाया था। फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने डीएनए के स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया। एक फ्रैंकलिन और विल्किंस नामक वैज्ञानिक थे। फ्रैंकलिन और विल्किंस नामक 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में सबसे पहले बात की थी। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है, उन्होंने इस पे सबसे पहले बात की थी। वो अपने स्टडीज पे कर ही रहे थे, तब तक वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का अपना 3D मॉडल प्रस्तुत किया। 3 डायमेंशनल मॉडल या फिर डबल हेलिकल मॉडल हम जिसे बोलते हैं, वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। तो जब किसी चीज़ की खोज होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे सामने आती हैं। जैसे इसमें बेसिस आए थे सामने, तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी संरचना प्रस्तुत किया था, जो भी डीएनए से रिलेटेड सारे सवाल थे उन्होंने बताया कि हाँ, बेसिस कैसे लगे होते हैं डीएनए के अंदर, कैसे बेसिस लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, बेसिस का डीएनए के अंदर काम क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो भी लोगों के मन में सवाल था, सबको इन्होंने अपने 3D मॉडल में बताया, प्रस्तुत किया और इस मॉडल को मान्यता दी गई। फिर उसके बाद जो वाटसन और क्रिक थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। वाटसन और क्रिक का पूरा नाम है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने 1953 में डीएनए के 3D मॉडल को प्रस्तुत किया था। अब हम देखते हैं कि इसकी खास विशेषता क्या होती है। ठीक है, इन्होंने बताया जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स से मिलके बना होता है। डीएनए 2 हेलिक्स से मिलकर बना होता है। इन्होंने बताया कि 2 फीते की समान संरचनाएं होती हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं या एक दूसरे पे लिपटी हुई होती हैं। 2 फीते की समान संरचनाएं एक दूसरे पे लिपटी हुई होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। कैसी होती है? एक दूसरे से एंटी पैरेलल। अगर एक हेलिक्स ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी हेलिक्स नीचे की तरफ आएगी। एक हेलिक्स अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी वाली नीचे की तरफ आएगी। अगर पैरेलल होता तो ये दोनों हेलिक्स का क्रम ऐसे होता, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर दोनों पैरेलल होती तो इनका दोनों क्रम या तो ऊपर की तरफ होता या तो नीचे की तरफ। लेकिन ये एंटी पैरेलल है तो ये ऊपर जाएगी हेलिक्स और एक नीचे आएगी। तो एक इसमें नीचे से ऊपर की तरफ लिपटी हुई होती है, तो दूसरी ऊपर से नीचे की तरफ लिपटी हुई होती है। इन्होंने बताया कि जो हेलिक्स होती हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं। हेलिक्स जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी होती हैं। ये हेलिक्स किससे मिलके बनती है? न्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के हेलिक्स बनाते हैं। यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिखा गया है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब होता है बहुत। जैसे हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, जब एक mRNA होता है तो उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स अगर उपस्थित हो तो हम उसे बोलेंगे पॉलीराइबोसोम्स। अगर एक ही mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। उसी प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो हेलिक्स होती हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है या न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई होती हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का एक सबसे छोटा यूनिट होता है। एक न्यूक्लियोटाइड खुद 3 प्रकार के अणुओं से मिलके बना होता है। 3 अणुओं से मिलके बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलके बना होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है मान लेते हैं, तो ये 3 अणुओं से मिलके बनता है। एक सुगर, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा बेस।
सुगर फॉस्फेट और बेस से मिलके डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें शुगर कौन सी यूज होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर यूज होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। कैसी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है, मतलब इसमें कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे इसके कार्बन उपस्थित होते हैं। अगर इन कार्बन की हम काउंटिंग करें तो इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5। इसमें हमें 5 कार्बन दिखाई देते हैं। तो ये पेंटोज शुगर होती है, मतलब पेंटोज शुगर वो शुगर होती है जिसमें कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसी है? पेंटोज शुगर है, मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड का दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो होता है फॉस्फेट, और जो तीसरा मॉलिक्यूल होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। जो डीएनए में बेसिस पाए जाते हैं वो कैसे बेस होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये 2 प्रकार के बेसिस डीएनए में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बेसिस डीएनए में पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरिन और दूसरे को पिरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो पिरिमिडिन होता है उसके भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो प्यूरिन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन, और जो पिरिमिडिन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो एक होता है थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। इन दोनों बेसिस का काम क्या होता है डीएनए के अंदर? ये दोनों बेसिस डीएनए की हेलिक्स को जोड़ने का काम करती हैं। ये जो बेसिस बीच में जो रेखे की तरह संरचनाएं दिखाई दे रही, रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं, ये बेसिस उपस्थित होती हैं इनके अंदर, डीएनए के अंदर। तो ये डीएनए की दोनों हेलिक्स को जोड़ने का काम करती हैं। जो प्यूरिन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर डबल रिंग वाला होता है, और जो पिरिमिडिन होता है वो सिंगल रिंग वाला इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग वाली संरचना होती है। जो प्यूरिन होता है उसका एक रिंग हेक्सागोनल होता है और एक रिंग पेंटागोनल होता है। जो पिरिमिडिन होता है उसका एक ही रिंग होता है। वो किस प्रकार का रिंग होता है? हेक्सागोनल रिंग इसमें होता है। इसकी संरचना हेक्सागोनल होती है। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ता है। जो प्यूरिन है वो हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ता है। प्यूरिन के 2 कंपोनेंट्स हैं। जो एडिनिन है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा। जो एडिनिन है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा। जैसे मान लेते हैं डीएनए की ये दोनों हेलिक्स हो गई और यहाँ पे इसके बेसिस, अगर यहाँ पे एडिनिन उपस्थित है और इसके दूसरे साइड एडिनिन या गुआनिन है, इसके दूसरे साइड एडिनिन या गुआनिन है, मतलब प्यूरिन है, तो ये उनसे बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर इसके अपोजिट यहाँ पे थाइमिन उपस्थित है, यहाँ पे थाइमिन उपस्थित है, तभी उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, तभी इसके साथ ये बॉन्ड बना के एक दूसरे से जुड़ेगा। मतलब इसके अपोजिट, एडिनिन के अपोजिट अगर थाइमिन होगा तो इससे बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन होगा तभी इससे बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं गुआनिन है, साइटोसिन, और यहाँ पे गुआनिन, तो ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ते हैं। बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जो एडिनिन होता है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। एडिनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है, और जो गुआनिन है साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। किस बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। फिर यहाँ पे आगे बेसिस आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बेसिस होते हैं, ये जो बेसिस उपस्थित होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं एक दूसरे से। एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ठीक है। और जो बेसिस होते हैं वो डीएनए की हेलिक्स के अंदर उपस्थित होते हैं। बेसिस हमेशा डीएनए की हेलिक्स के अंदर उपस्थित होते हैं। फिर उन्होंने बताया लूप लेंथ जो इसकी होती है, डीएनए क्या बनाता है? एक सर्कल बनाता है, एक लूप बनाता है, एक कुंडली बनाता है। जब ये दोनों एक दूसरे से ट्विस्ट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटते हैं, तो ये एक कुंडली का निर्माण या फिर एक सर्कल का या लूप का निर्माण करता है। तो एक लूप की जो लंबाई होती है, एक लूप की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? एक लूप की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और जब डीएनए दोनों हेलिक्स बनाती हैं
जब ये हेलिक्स बनाएंगी तो जो इसका लूप बनता है, लूप जो बनता है वहाँ पे दोनों हेलिक्स के बीच का अंतराल, यहाँ पे मान लेते हैं ये लूप बना है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है यहाँ पे ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के लूप के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे लगे होते हैं तो इनकी बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है। और जब ये लूप बनाते हैं, जब दोनों हेलिक्स लूप बनाती हैं तो ये खांच का निर्माण करती हैं। जगह जगह पे यहाँ पे कुछ अंदर की तरह संरचनाएं जो हैं इसे हम ग्रूव बोलते हैं या फिर खांच बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की ग्रूव्स का निर्माण करती हैं। जो बड़ा ग्रुप होता है, जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ तक इसकी लंबाई देखें तो ये बड़ी है, इसकी लंबाई अधिक है, और यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई देखें तो कम है। उसी प्रकार अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें तो ये ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें तो ये कम है। तो ये दो प्रकार की ग्रुप्स का निर्माण करती हैं जब हेलिक्स एक दूसरे से लिपटती हैं। तो एक मेजर ग्रुप का निर्माण करती है, जो बड़ी खांच होती है उसे हम बोलते हैं मेजर ग्रुप। इसकी लंबाई होती है 1.2 नैनोमीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई? 1.2 नैनोमीटर। और जो माइनर खांच होती है, जो छोटी खांच बनाती है, छोटा जो ग्रुप बनता है उसे हम बोलते हैं माइनर ग्रुप, और इसकी लंबाई होती है 0.6 नैनोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 0.6 नैनोमीटर। तो ये हो गया डीएनए की संरचना के बारे में जो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत की थी। इसे हम 3 डायमेंशनल मॉडल बोलते हैं। इन्होंने बताया दो फीते की समान संरचनाएं होती हैं जो कि एक दूसरे से आपस में लिपटी हुई होती हैं। ये दोनों फीते की समान संरचनाएं आपस में एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। हमेशा एक दूसरे के ये एंटी पैरेलल होगी। जो बेसिस होते हैं वो बीच में उपस्थित होते हैं, दोनों हेलिक्स के बीच में उपस्थित होते हैं। 4 प्रकार के बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। जो इनके अंदर बेसिस उपस्थित होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। और जो हेलिक्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। उन्होंने बताया जो लूप के बीच का, जब एक डीएनए लूप बनाता है, दोनों हेलिक्स लूप बनाएंगी तो इनके बीच की दूरी या फासला बोल सकते हैं वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक लूप की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। जब ये दोनों कुंडली बनाती हैं या लूप बनाती हैं तो ये दो खांच का निर्माण करती है, मेजर और माइनर खांच का निर्माण, मेजर और माइनर ग्रुप का निर्माण करती है। मेजर ग्रुप की लंबाई होती है 1.2 नैनोमीटर, और जो माइनर होता है, माइनर खांच जो होता है उसका 0.6 नैनोमीटर इसकी लंबाई होती है। चारगैफ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना के संदर्भ में एक अपना नियम प्रस्तुत किया था जिसे हम बोलते हैं चारगैप्स लॉ। हम क्या बोलते हैं? चारगैप्स लॉ। ये डीएनए के स्ट्रक्चर से ही संबंधित है, इसकी संरचना से संबंधित है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के बराबर होता है। एडेनिन मतलब जो बेसिस होते हैं, जो एडेनिन और थाइमिन है, एडेनिन की मात्रा या संख्या हमेशा थाइमिन के संख्या के बराबर होगी। अगर 10 एडेनिन, डीएनए में अगर 10 एडेनिन उपस्थित है तो 10 थाइमिन की संख्या भी होगी। उसके बाद साइटोसिन की मात्रा गुआनिन के बराबर होती है। जितनी ही साइटोसिन उपस्थित होगी उतना ही गुआनिन डीएनए के अंदर उपस्थित होगा। या हम ये बोल सकते हैं कि जो प्यूरिन होता है वो पिरिमिडीन के बराबर होता है। जो प्यूरिन होता है वो किसके बराबर होता है? पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होता है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं बेसिस? एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। और पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? थाइमिन और साइटोसिन। तो जो प्यूरिन होता है वो पिरिमिडीन के बराबर इनकी मात्रा होती है। फिर उन्होंने दूसरा बताया कि जो इनका रेशियो होता है, जो बेसिस का रेशियो होता है वो विभिन्न प्रजातियों में, जातियों में अलग अलग होता है। विभिन्न जातियों में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमंस में अलग होगा। एनिमल्स का ले लेते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, तो उनमें इसका जो रेशियो होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। एडेनिन थाइमिन का रेशियो, साइटोसिन गुआनिन का जो रेशियो होता है वो विभिन्न प्रजातियों में, जातियों में अलग अलग होता है। लेकिन
एक ही जाति के सभी सदस्यों में इसका रेशियो समान होता है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक जैसा रेशियो पाया जाएगा, सभी ह्यूमंस में जो बेसिस होते हैं उनका रेशियो समान पाया जाएगा। लेकिन अगर डॉग की बात करें तो डॉग में भी उनका रेशियो समान होगा, सभी डॉग में एक प्रकार का इनका रेशियो होगा। लेकिन अगर डॉग और ह्यूमन का कंपेयर करें तो इन दोनों जातियों में अलग अलग होगा। इन दोनों जातियों में क्या होगा, इसके बेसिस का जो ये होता है रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। फिर उन्होंने बताया था कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है उसका अमाउंट जो होता है फॉस्फेट के अमाउंट के बराबर होता है। शुगर और फॉस्फेट का इक्वल अमाउंट होता है डीएनए के अंदर। इससे ही हम बोलते हैं 4 गेप्स लॉ। इन्होंने इसकी संरचना के बारे में, डीएनए की संरचना के बारे में ये नियम दिया था। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।